नेक्स्ट इज यस चैप्टर 8 सेल। नहीं 15-20 दिन पहले आ जाएगा खबर आपको। हाँ चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, उसके नीचे लिख दी। Okay, so in this chapter we are going to study about the cell, its structure and the functions that it does. Okay, so I had already explained to you that cell is the building block of living things. हाँ, जैसे एक बिल्डिंग बनती है, एक उसका बेसिक बिल्डिंग यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, ब्रिक। ब्रिक से छोटा कोई यूनिट नहीं है जो उसको, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बनाने में, दैट इज़ अ ब्रिक। ब्रिक से फिर जो है आपका, फिर जब ब्रिक्स अरेंज हो जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं, तो वॉल्स बनती हैं, वॉल्स से फिर रूम्स, रूम से फिर जो है फ्लैट्स, फ्लैट से फिर फ्लोर, फ्लोर से फिर बिल्डिंग्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो इंडिविजुअल यूनिट है दैट इज़ अ ब्रिक। सिमिलर टू दैट, जस्ट लाइक दैट, एनी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। सबसे फंडामेंटल जो यूनिट है वो है सेल। ये आपको समझाया जा चुका है। और सेल से फिर क्या है, जब सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म टिश्यूज। टिश्यूज जो होती हैं ये स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए काम करती हैं। तो सेल जो होता है वो एक जनरल पर्सन होता है, जनरलिस्ट होता है, मतलब हर तरह के काम करता है सेल। लेकिन टिश्यू जो है वो हर तरह के काम नहीं करता है। टिश्यू वही काम करता है जिसके लिए उसको तैयार किया गया है, उसको प्रिपेयर किया गया है। हाँ, तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल इसका दिया था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसमें वर्कर्स जो है, तो एक वर्कर ऐसे जो है वो हो जाता है जनरल वर्कर, वो किसी भी तरह का काम उससे आप एक ले सकते हैं। लेकिन एक बार जब वो किसी टीम का मेंबर हो जाता है तो फिर उसको वही कुछ स्पेसिफिक टास्क हैंडल करना होता है जो उसकी टीम के लिए असाइन किया जाता है, और धीरे धीरे वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है, और फिर वो दूसरे तरह के काम नहीं हैंडल करता है या नहीं करना चाहता है, और करवाएंगे भी तो बहुत अच्छे से नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एक तरह के टास्क के लिए स्पेशलाइज हो चुका है। ठीक है, टीम से फिर डिवीज़न बनते हैं, डिवीज़न से फिर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं पूरी की पूरी। उसी तरह सेल है, सेल से जब ऑर्गेनाइज करते हैं एक स्पेसिफिक वर्क के लिए तो टिश्यू बनता है। टिश्यू जब बहुत सारे मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन से फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से फिर बनता है पूरा एक बॉडी। ठीक है, इस तरह से चलता है। तो हम लोग इसको, जैसे आपने अभी तक देखिए कई तरह का सिस्टम्स आपने पढ़ा कि एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूट्रिशन, तो इसमें पूरा ऑर्गन सिस्टम आपने पढ़ा, अलग अलग ऑर्गन्स के क्या क्या वर्क होते हैं। फिर आपने थोड़ा टिश्यूज़ के बारे में भी पढ़ा कि टिश्यूज़ है कैसे वर्क करते हैं, अलग अलग जगह के टिश्यूज़।
अब सेल्स के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था, आज हम लोग सेल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स, या रुक जाइए, अभी लिखे नहीं ना, चलिए लिखिए, एक लाइन से पहले लिख लिए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स carry out अलग अलग carry out certain basic functions, certain आपको बोले थे कुछ ना कुछ रहना चाहिए, या तो इंग्लिश कुछ भी, या सुनिए, देखिए, पढ़िए, जरूरी अपने आप वर्ड से उतारने लगा है, वो समझ में नहीं आ रहा। होगा सॉफ्टवेयर के लिए भी आपसे पूछना पड़ रहा है, सी होगा कि एस होगा। उसको मोबाइल में देखा करिए, जैसे भी पढ़िए। सर्टेन बेसिक फंक्शंस, functions, full stop. Different sets of organs perform the various functions अभी एक कॉमेडी वीडियो देख रहे थे ऐसे ही, तो उसमें एक बच्ची रहती, बड़ी प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, तो उससे उसका कोई बोलता है रिलेटिव, पापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फादर, मम्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मदर, चाचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चादर चादर नहीं, अंकल, और चाचा की पत्नी को क्या कहते हैं, तो एंटीना, तो एंटीना नहीं, एंटी, और चाची के बच्चे को क्या कहते हैं, एंटीवायरस कॉमेडी है सब। आजकल इंग्लिश के बहुत सारे वीडियो सब डालने लगे। एक बच्चा है वो सिखाता है, एक बच्चा है बड़ा अच्छे से वो थोड़ा थोड़ा जैसे फ्रेजेस का, कि चिंता मत करो, डोंट वरी, ऐसे करके सिखाता है, बोलता है, बड़ा अच्छा। चलिए आपको वो कर देंगे, कुछ फॉरवर्ड कर देंगे। 4 साल की हो गई है, हमारे फैमिली में नहीं हुआ था, मतलब उर्दू में थे बच्चे का, उसकी माँ अभी हिस्ट्री की लेक्चरर है, वही जो भैया बोल थे ना, जो पीएचडी कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो बच्चे को सामने देखा गया, अभी 50 साल की तो अभी बहुत अच्छा से इंग्लिश बोल रहे हैं, बहुत अच्छा से, अभी उसके माँ बाप डिटेल से देखिएगा, और ट्यूशन भी अलग से पढ़ाया जाएगा, मतलब उसके लेवल पे है, बहुत अच्छा से बोल रहे हैं। होता है, बच्चे देखिए सिखाने पर है, सीखने पर है, माहौल क्रिएट करने पर। वो हमको पहचान लेती है, कभी भी वीडियो कॉलिंग पे जाएंगे, अभी पिछले साल मुल्की गए थे ना, 1 साल तो उससे मिले थे, हमको पहचान ली। बच्चों की मेमोरी शार्प होती है। टीचर उस समय ट्यूशन का चल रहा था, टीचर देखो मैं चाचा आया, सी माय अंकल कम, हिंदी में भी बोली, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोली, एकदम सेम चीज को उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोली। चल वेरियस फंक्शंस like eating,
मूविंग, ठीक है, ईटिंग, मूविंग, एक्सक्रीशन, एट्स, हाँ, एट्सेट्रा। एट्सेट्रा, ठीक है। तो कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है सबसे पहला उसका क्या है, बेसिक फंक्शन न्यूट्रिशन। खाना खाएगा, जो खाना खाएगा तो फिर वो डाइजेस्ट भी होगा, डाइजेशन भी होगा, डाइजेशन होगा तो एक्सक्रीशन भी होगा, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं। इसको प्रॉपर हिंदी वर्ड क्या है? उत्सर्जन कहते नॉर्मल हिंदी क्या है? हैं। नॉर्मल हिंदी में इसको एक्सक्रीशन जो है, वेस्ट निकालना। एक्चुअली एक्सक्रीशन जो वर्ड है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसलिए इसका एक शब्द नहीं कह सकते हैं, ऐसे उत्सर्जन ही सही होता है, क्योंकि एक्सक्रीशन में आपका स्वेटिंग भी, पसीना निकालना भी है, एक्सक्रीशन में आपका यूरिनेशन भी है, और एक्सक्रीशन में आपका फीसेस पास करना। हाँ, बॉडी से किसी भी तरह का जो वेस्ट निकलता है, इनफैक्ट देखिए आपके बालों से भी, आपका बाल जो उगता है वहाँ से भी पसीना निकलता है, नाखूनों का बढ़ना भी एक तरह का एक्सक्रीशन है, ये भी वेस्ट जो है बाहर होता है, तो नाखून बढ़ता जाता है, बाल बढ़ते जाते हैं। हैं? ऐसा कुछ नहीं है, नाखून का मतलब है कि देखिए नाखून में जनरली लोग है कि साफ़ नहीं रहता है, नाखून गंदा रहता है, तो इस वजह से उसमें गंदगी चली जाती है, हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि नाखून लगा, ठीक है। तो एक्सक्रीशन, ठीक है, ये सब बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा ही। आगे लिखें, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट of an organ, ठीक है। तो जैसे आप बच्चे होंगे, आपको पढ़ाया गया, हाँ भाई हाथ है, हाथ से हम काम करते हैं, कोई चीज़ को पकड़ते हैं, उठाते हैं, काम करते हैं, पैर हैं, पैर चलने में मदद करते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स है बॉडी के, आँखें देखने में इस्तेमाल होती हैं, कानों से हम सुनते हैं, जो भी कुछ है, तो ये सब ऑर्गन्स हैं जो एक स्पेसिफिक वर्क करती हैं। उस ऑर्गन का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी जिससे वो बना है, स्ट्रक्चरल का मतलब जिससे उसका स्ट्रक्चर बना है, तो बेसिक सबसे जो फंडामेंटल जो यूनिट है उसका, वो है सेल। आगे लिखेंगे, सेल्स में बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स, ऑर्गन, फुल स्टॉप, सेल्स may be compared to bricks, full stop. Bricks are assembled to make a building. Okay. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. The body of
every organism. ओके, इसमें आगे नेक्स्ट हेडिंग देंगे 8.1 डिस्कवरी ऑफ सेल। नॉर्मल ही में लिख लीजिए, छोटे छोटे टॉपिक। डिस्कवरी ऑफ सेल, राइट। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, HOOK, हाँ, हुक, in 1665 observed क्या लिखे, वी होता है, VED, बी नहीं होता है। ऑब्जर्व्ड slices of cork, slices of cork, CORK, कॉर्क देखे हैं? कॉर्क, कॉर्क एक प्लांट होता है जो मशरूम के तरह होता है, मशरूम के तरह होता है, मशरूम की तरह ही लगभग होता है। हाँ, तो उसका जो है आपका उसका जो ये है आपका जो उसकी लकड़ी होती है वो यूज़ होता है आपके, जैसे पहले शीशे के बोतल रहते थे उनमें पैक, उनका ढक्कन जो है बना रहता था कॉर्क का, लचीला थोड़ा रहता था, उसको दबा के पैक किया जाता था। बोयाम नहीं, वो तो बड़े बड़े होते हैं, पतले जैसे पानी वानी के बोतल रहते थे पहले के, बहुत पहले, तो उनमें वो ढक्कन रहता था, घुसाने निकालने वाले रहते थे। तो हाँ, तो ढक्कन जो रहता था वो कॉर्क का रहता था। हाँ, वही कॉर्क पेड़ होता। हाँ, फुल स्टॉप। कॉर्क इज बार्क ऑफ कॉर्क अंडर, नहीं, कॉर्क अंडर, कॉर्क के ही आगे लिखिए, अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस, उस समय माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं आया था, MIFYING, मैग्नीफाइंग डिवाइस, full stop, full stop. Cork is bark of a tree, cork is bark of a tree. ठीक है। हुक coined the term cell, coined, COINED, coined the term cell, सेल को कोट्स में लिखिए। तो आपको कभी क्वेश्चन आएगा कि किसने टर्म दिया था सेल, तो ये था रॉबर्ट हुक, उसी ने खोज भी किया, उसी ने शब्द भी दिया था सेल, फुल स्टॉप। सेल्स cells could be observed
much later only after discovery of इन्वेंशन कर दीजिए, डिस्कवरी नहीं, इन्वेंशन ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। अब माइक्रोस्कोप भी क्या है कि पहले सिंपल माइक्रोस्कोप आए थे, ठीक है, जो हम लोग कॉलेज स्कूल में लेबोरेटरीज वगैरह में यूज़ करते थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, पहले आए थे, उसके बाद आए थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हम लोग के स्कूल में तो मेरे ख्याल सिंपल था या कंपाउंड था, ध्यान नहीं है, बट दे आर ऑल्सो हैविंग नॉट वेरी हाई। उसके बाद फिर बहुत हाई मैग्नीफिकेशन के जो आए, जब तब जाके सेल को ठीक से देख पाए और उसके अंदर के स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर माइक्रोस्कोप में बहुत एडवांस, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आए, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा था, तो उससे मतलब एटम के लेवल तक भी देखा जा सकता था। उसमें फिर और एडवांस है, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप आते हैं, तो उसमें फिर आप नहीं उतना, दैट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव और बहुत उसको केयरफुली बच्चों को नहीं दिया जा सकता है वो सब चीज़। तो उससे फिर आप एटम्स के अंदर भी, एटम्स को भी, स्ट्रक्चर्स को देख पाते हैं। एटम के अंदर नहीं देख पाते हैं अभी तक, एटम के बाहरी स्ट्रक्चर को, मतलब एटम्स किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये सब जो है देख पाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट डिस्कवरी ऑफ सेल। नाउ नेक्स्ट, क्वाइन मतलब बनाया, दिया। बनाया, नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे सेल। नंबर 2 टॉपिक इसका सेल। 1 लिखिए, सेल्स आर basic structural units, basic structural यूनिट्स। इसको तीनों वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए, वर्ड दम दिमाग में अटा लेना है इसी को। बेसिक, अंडरलाइन कर लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। बेसिक भी जरूरी है वर्ड, समझ गए। खाली बेसिक छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ये जानिए। स्ट्रक्चरल यूनिट तो बहुत सारा चीज़ है, टिश्यूज़ भी है, ऑर्गन्स भी है, ऑर्गन सिस्टम्स भी है, तो बेसिक वर्ड जरूरी है। और स्ट्रक्चरल भूल गए तब तो बेसिक यूनिट भी नहीं है। बेसिक यूनिट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट छोड़ना है, तो तीनों वर्ड ज़रूरी है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फुल स्टॉप। लिविंग ऑर्गेनिजम्स may differ from one another from one another
but all are made, हाँ, but all are made up of made up of similar cells. ठीक है पोस्ट। अब ये बात जो है इस रियल दुनिया में बड़ी अजीब है लोगों के मानने के लिए कि जीव जंतु साइंस नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है, भले देखने में अलग अलग हैं पर एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं। कोई कहेगा कि हम और गाय है, भैंस है, जानवर, शेर है, लोमड़ी, सब एक ही तरह की चीज़ से बने हुए हैं, तो ये कोई मानेगा नहीं। आदमी देखिए, जो जाति व्यवस्था इतना ज़्यादा हमारे समाज में है या हर दुनिया में है, ऐसा नहीं कि हमारे ही देश में, हर जगह है, अलग अलग रूप में है। तो ये जो भी जाति व्यवस्थाएं हैं समाज में, तो जहाँ की लोग ये मानते हैं कि हम अलग हैं, दूसरी जाति अलग है, ये सब विचार होते हैं, तो उनके लिए भी ये मानना बड़ा मुश्किल होगा कि भले आपका रंग रूप सब अलग है लेकिन हम सब एक ही तरह की चीज़ से बने हुए। समझ रहे हैं? ये ऊपरी खाली देखने में एक फ़र्क है कि कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, जैसा भी, लेकिन हम सब एक ही तरह की चीज़ों से बने हुए। ठीक है, हाँ, क्या लिखे? सिमिलर सेल्स। तो ये मतलब हुआ, समझ गए ना, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है, और चाहे हम हैं, पेड़ है, ठीक है, कोई जानवर है, हम सब एक ही तरह की चीज़ों से मिलके बने हुए, भले देखने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, तो वहाँ सिमिलैरिटी है। ठीक है, हाँ। आगे लिखेंगे फुल स्टॉप। सेल्स आर कॉम्प्लेक्स यूनिट्स full stop. The egg of a hen, the egg of a एग का भी स्पेलिंग हमारे पास EAG लिखना चाहिए। egg of a hen represents, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा अभी से, खैर अभी ठीक है, चलिए अभी रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल। रीडिंग ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, अभी टाइम निकालिए, अभी फादर को दिखा के आते हैं, उसके बाद समय निकालिए। ऐसे भी अभी इंग्लिश का लेक्चर चलेगा ना? हाँ हाँ, अभी ज्योग्राफी का जो ऑप्शनल है, बहुत कुछ है। रिप्रेजेंट्स है, रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल दिमाग में मतलब कि केवल कर रहा है, लेकिन एक बार जब देख लेंगे तब तो फिर कैचअप हो ही जाएगा। तो बात ये है ना कि देखिए, अभी का जो आपका समय है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। अभी जो आप चीज़ें सीख जाइएगा या सीखे हुए हैं पहले, अभी से ये सब तो पहले ही सीख लेना चाहिए था। अभी आपको इस एज में थोड़े इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का है, ये तो आपको पहले ही सीख जाना चाहिए था, क्योंकि उस एज की चीज़ें आपको देखिए, आज अब हम थोड़े वर्ड मीनिंग्स देखते हैं या ये करते हैं, हम जो 6ठी 7वीं में याद किए हैं वही आज भी याद है, क्योंकि उस एज में जो चीज़ें याद की जाती है, पढ़ी जाती हैं, वो बहुत लंबे समय तक रहती हैं। लेकिन हाँ, आज अब हमें उतना याद नहीं है जितना उस समय याद था, क्योंकि हमने भी बहुत चीज़ों को छोड़ दिया है।
ठीक है, लाइफ में चेंज आ जाता है, उस तरह का अब नहीं हो पाता है रीडिंग, जितना पहले आदमी रीडिंग करता था, तो उस तरह से जो है। और दूसरा है कि यहाँ के हम बहुत ज़्यादा हिंदी मीडियम हो गए हैं, दिक्कत ये है बिहार में आके, ठीक है। यहाँ कुछ नुकसान भी बहुत है यहाँ आने का जो, तो हम 25 साल से भोजपुरी नहीं बोले थे, यहाँ आके भोजपुरी बोलने लगे, ठीक है। उसके बाद हिंदी में बहुत ज़्यादा यहाँ, क्योंकि हाँ, तो धीरे धीरे वही प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, हमारा अभी भी है कि हम इंग्लिश मूवीज़ वगैरह कुछ बहुत सारी चीज़ें कंटेंट देखते रहते हैं, तो अभी भी समझिए कि हिंदू पढ़ने में भी हमें कोई नया वर्ड हमें नहीं मिलता है कि जिसका हमें मीनिंग कंसल्ट करना पड़े, तो वो तो अलग बात है कि नहीं, ऑनलाइन ही है, हमारा 10 साल का सब्सक्रिप्शन किया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि उस एज में जो चीज़ कर ली जाती है तो बड़े लंबे समय तक रहती है, वो हमें आज फ़ायदा दे रही। नहीं तो आज पढ़ पाए, आज हिंदू बताइए कितना आदमी पढ़ पा रहा है? आज हमारे एज ग्रुप में कितने लोग बिहार में पढ़ सकते हैं द हिंदू? बहुत कम, बहुत रेयर लोग पढ़ सकते हैं, बिहार की बात करूँ तो। क्योंकि हिंदू का काफ़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है, बाकी पेपर की तरह नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स की तरह नहीं है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि और अभी फिर भी चलिए ठीक है जो हुआ, लेकिन अभी एज है आपका, अभी अगर लॉस करना तेज़ी से शुरू कर दिए हैं आप, तो फिर वो तुरंत लॉस हो जाएगा और आपको अभी एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपसे उसके हिसाब से आपसे वो एक्सपेक्ट करेंगे, समझ रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आप देखते रहिएगा तो फिर भी वो फ्रेश हो जाएगा माइंड में, और अभी छूटने लगेगा, उसको इग्नोर कर दीजिएगा तो बहुत तेज़ी से लॉस हो जाएगा। फिर लगेगा कि अरे हम शायद कभी पढ़े ही नहीं थे, ऐसा लगेगा उसको, इंग्लिश टोटली बाईपास हो जाएगी। इसलिए अभी है, हम इसीलिए जान के अभी हम नहीं भी टाइम रहता है तो थोड़ा बहुत देखते रहते हैं मूवीज़ वगैरह या कुछ जो भी कंटेंट है, ताकि वो चीज़ें फ्रेश रहे। आज भी मेरा जानते हैं नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश ही है। अभी मैं गया था बीपीएससी किसी मामले में बात करने गया, तो अपने आप मेरा स्विच ओवर हो गया इंग्लिश में बात करने, फिर मैं कहा नहीं हिंदी में बोलते हैं, लोग को लगेगा कि दिखावा कर रहे हैं करके। तो होता है, बहुत जगह मैंने देखा है गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑफेंड हो जाते हैं, आप उनसे अंग्रेजी में अगर बात करें तो उनको लगता है कि भाई बहुत पढ़े लिखे दिखा रहे हैं अपने आप को, ठीक है, होता है, हाँ हाँ। तो इसलिए फिर हम तुरंत वापस हो गए, जबकि था बीएएस का ही था, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ही था, सीनियर अफसर था। लेकिन होता है बिहार में अभी भी लोग हिंदी में ही पसंद करते हैं बात करना। तो ये चीज़ है कि उसको करते रहने से, ठीक है, आपस में कुछ ना कुछ सुनते, बोलने का भी अभ्यास बहुत ज़रूरी है। तो आप बोल नहीं पाएगा, कैसे इंटरव्यू दीजिएगा वहाँ? और इन चीज़ों को सीरियसली लीजिए, ठीक है। हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा आपका डाइल्यूट हो गया है, अटेम्प्ट जो फोकस है, मजबूरी में कहिए चाहे जो कहिए, मजबूरी ही कहना होगा, लेकिन उसको डाइल्यूट नहीं होने देना है। फोकस को, अपना फोकस बना रहना है, उसको करना है, सीरियसली करना है। और आपके सिवा आपके गोल को कोई दूसरा उतने इम्पोर्टेंस नहीं ले सकता है, ये भी समझिए। आपका जो लक्ष्य है उसको आपके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति उतना सीरियसली नहीं लेगा, तो आप नहीं लीजिएगा तो बाकी लोग तो कहेंगे कि जब यही नहीं ले रहा है तो हमें क्या है। अपने लक्ष्य को, कैरियर को सीरियस, हाँ चलिए, कहाँ थे? द एग ऑफ अ हेन रिप्रेजेंट्स अ सिंगल सेल एंड इज बिग एनफ to be seen by seen by normal eye, ठीक है। तो एक एग जो होता है, एक मुर्गी का जो एग होता है, वो भी एक ही सेल होता है,
एक ही सेल होता है। मुर्गी का जो अंडा अंडा, होता है, किसी वो का भी ऊपर अंडा जो आते होता है, टावर को हाँ लेके। हाँ, एक सेल होता है और इतना बड़ा होता है कि उसको हम खुली आंख से आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो अंडे जो हैं वो सबसे बड़े सेल्स में आते हैं। सेल्स में जो सबसे बड़े सेल्स नेचर में पाए जाते हैं वो होते हैं अंडे। और इसीलिए सबसे बड़ा अंडा किसका है? शुतुरमुर्ग का। तो इसीलिए उसका जो है सबसे बड़ा सेल जो है वर्ल्ड में पाया जाने वाला वो उसका अंडा होता है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। नाउ नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3, ऑर्गेनिजम्स शो, नॉर्मल में लिख लीजिए, हाँ, ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी, हाँ, शो वैरायटी इन नंबर, कॉमा, शेप, कैपिटल से सब स्टार्ट कीजिए, नंबर, शेप, नंबर को भी एन कैपिटल कर दीजिए, हाँ, नंबर, कॉमा, शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनमें नंबर यानी कितने सेल्स हैं, शेप, उन सेल्स का शेप क्या है और उनका साइज़ क्या है, ये बड़ा इनमें डाइवर्सिटी, वैरायटी होता है, बहुत तरह, अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। यानी किसी में कम सेल हो सकता है, किसी में बहुत ज़्यादा सेल हो सकता है, किसी के सेल का शेप जो है कुछ अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है, और साइज़, किसी का सेल छोटा हो सकता है, किसी का सेल, जैसे आपने देखा कि अंडा है, अंडा मैंने बताया कि एक बड़ा सेल, लेकिन साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, लेकिन सिंगल साइज सेल, बड़ा है। उतने ही एरिया में किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हो सकता है कि मिलियंस ऑफ सेल, करोड़ों सेल हो उतने ही में। एनीमा की तरह, ठीक है, हाँ single cell है। हाँ, तो ये एग जो है एक बहुत बड़ा सेल है। ठीक है, हाँ, आगे लिखेंगे, Shape and size of cells. हाँ, लिखिए, साइंटिस्ट्स use microscopes to observe and study, Yes, microscopes. to observe and study cells. V होता है, observe and study cells. सेल्स यहाँ पे सी कैपिटल पे सेल्स फुल स्टॉप। स्टेन्स, STAINS, स्टेन्स ब्रैकेट में कर दीजिए, डाइज, कुछ डाई होते हैं उनको स्टेन कहा जाता है, साइंटिफिक ES। कुछ खास तरह के डाई, कलर होते हैं, कुछ खास तरह के कलर्ड कंपाउंड होते हैं, तो उनको स्टेन्स कहा जाता है, जिनको साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ किया जाता है डाइज को, उसको स्टेन कहा जाता है। ठीक है, डाई सिंग जनरल वर्ड है, धोबी भी इस्तेमाल करता है कलर का, किसी भी चीज़ कलर है तो डाई। स्टेन मतलब तो दाग धब्बा भी होता है। स्टेन मतलब दाग धब्बा भी होता है कॉमन इंग्लिश में, लेकिन कुछ साइंटिफिक वे में जो हम डाइज को यूज़ करते हैं, ब्लॉट भी वही होता है, धब्बा लगभग, हाँ, है कलंक,
कलंक लगना जैसे दाग धब्बा भी तो कर सकते हैं, ब्लॉट भी तो नॉर्मली तो यूज किया जा सकता है कलंक में। दाग जैसे लग गया, धब्बा लग गया, लेकिन कलंक की सेंस तो कहने का मतलब एक ही है, हल्का सा मीनिंग में थोड़ा फर्क हो जाता है। सेंस देखिए में उसमें आप जैसे कलंक आप जैसे कि इज्जत की बात कर रहे हाँ, हैं वही सेंस तो वहाँ अलग वर्ड यूज़ होगा, अच्छा। और कपड़े में दाग लग रहा है तो वहाँ अलग यूज़ होगा, ठीक है। ऐसे दाग धब्बा जैसे लग कलंक रहा है, लगना आप करें तो डिसग्रेस्ड उसके लिए एक वर्ड होता है, कलंक को ठीक है। डिसग्रेस्ड, DISGRACE, हाँ कलंक लगना। हाँ। ठीक है, चलिए हाँ आइए यहाँ पे डाइस स्टेन्स, ठीक है। ये आपको चलिए उन सब से छोड़ देना है, यहाँ ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे डाइज जिनको साइंटिफिक रिसर्च सेल्स में करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम स्टेन्स कहते हैं। और डाइस मतलब क्या होता है, किस चीज का कलर समझे नहीं, कलर अरे भाई जो भी कुछ आप कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको डाई कहते हैं। जैसे आप जो बाज़ार में होली में खरीदते हैं वो भी डाई है। कलर को डाई ही कहते हैं। हाँ, कोई भी कलर जो सब्सटेंस है उसको डाई कहा जाता है। जो कलर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कलर करने के लिए किसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, सिंपल। बस उसी को डाई कहते हैं ना। जो होली का जो रंग है उसको डाई नहीं कहते। हाँ नहीं, होली का रंग से रंगाता नहीं है, वो भी तो रंग ही ना होता है। कपड़ा पेंट करना या फिर शरीर पेंट करना डाई ही होगा। हाँ, कलर करना है किस चीज़ को, दीवार को कलर करना तो कपड़ा भी हो सकता है, दीवार भी हो सकता है, आदमी को भी हो सकता है, किसी भी चीज़ को हो सकता है। कोई भी कलर को डाई कर सकते हैं। हाँ, एनीथिंग दैट इज यूज टू गिव कलर टू एन ऑब्जेक्ट इट इज़ कॉल्ड डाई। डाई है, पेंट्स हैं, ये सब एसोसिएटेड वर्ड्स हैं, डाइज एंड पेंट्स बोलते हैं। तो अब वो अलग बात है उसमें। हाँ, तो डाइज एंड पेंट्स बोले ना कि फिर उसमें अलग अलग और भी वर्ड आ जाते हैं, किस तरह के डाई है, किस तरह का पेंट है। लेकिन जनरल अभी हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको डाई कहते हैं। सिंपल समझ लीजिए। यहाँ आपको ये स्टेन याद रखना है कि सेल्स का रिसर्च करने के लिए जो डाइज को यूज़ करते हैं, बेसिकली होता क्या है कि ये डाई जो है डाल दिया जाता है सेल्स में, तो उससे सेल्स का जो पार्ट है वो उसमें दाग टाइप का जैसे कलर्ड हो जाता है, समझ गए। तो उससे वो हम उसको दिखने लगेगा अलग, दिखने लगेगा अलग। इसको बहुत अभी भी यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अभी मेडिकल फील्ड में। हाँ, ये जो अभी बता रहे हैं आपको स्टडी करने के लिए, जैसे बताया आपने अभी अभी कैंसर ये सब की बहुत बात की थी बीच में, बीमारियों की। तो उनमें भी जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं, मैंने बताया था उस समय, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ये कंपाउंड डाला जाता है, जहाँ जहाँ वो कलर का पैच आ जाता है तो वो समझ जाते हैं अच्छा वहाँ वहाँ इन्फेक्शन है, समझ गए। टेस्ट होता है कई तरह का, तो उसमें एक टेस्ट ये भी होता है, बहुत सी बीमारियों में यूज़ होता है, एक दो नहीं बहुत। तो जैसे कि उसको बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ जहाँ वो इन्फेक्टेड होता है पार्ट, इन्फेक्टेड सेल्स, वहाँ वहाँ वो कलर हो जाता है। तो उससे आप खुली आँख से देख के डॉक्टर समझ जाता है यहाँ यहाँ इन्फेक्शन है। तो वहाँ का पूरा सेल को काट के हटा देते हैं। अब वो जैसे भी ट्रीटमेंट हो उसका, वो आगे की बात है। तो उसी तरह सेल्स को भी आइडेंटिफाई और उसको स्टडी करने के लिए डाइज का यूज़ किया जाता है, जिसको स्टेन्स कहते हैं। इतना बस ध्यान रखना है। स्टेन्स मतलब डाई हो गया। हाँ, स्टेन्स डाइज लिखिए, आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल। इतना स्पेसिफिक होता है
parts of the cell to study its detailed structure, to study its detailed structure. फुल स्टॉप, ठीक है। तो जैसे कि सेल है, मान लीजिए देखिए ये सेल, इस तरह का सेल, और इसमें मान लीजिए कुछ जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी है, तो आपको मान लीजिए इनको देखना है खाली, तो आप इसमें एक पर्टिकुलर तरह का डाई डालते हैं, तो उससे ये सब जो है कलर हो जाता है, जो इस तरह का रहेगा, तो आप उसको देख सकते हैं कि अच्छा इसमें इतनी सारी ये चीज़ें इस तरह की हैं, समझ रहे हैं। तो उसके पार्ट्स को भी, मतलब पूरा कलर नहीं होगा, देखिए पूरा कलर नहीं होगा सेल, जो खास तरह के पार्ट्स होंगे वही सिर्फ कलर्ड हो जाएंगे। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर स्टडी करने में, कि किस किस तरह के पार्ट्स हैं सेल के अंदर। हाँ, हाँ, डिटेल्ड स्ट्रक्चर। तो इससे हम सेल का अंदर का डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच्छा क्या क्या उसके अंदर होता है, वो किस शेप के होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं। आगे लिखेंगे, इसमें सब हेडिंग देंगे नंबर ऑफ सेल्स, इसी में दे देंगे नंबर ऑफ सेल्स, नॉर्मल से। ये ऊपर ही वाले टॉपिक के अंदर है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स लिखेंगे, लिखिए ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस, TRILLIONS, trillions of cells, which vary in shapes and sizes. In shapes and sizes. तो हाँ, ट्रिलियन कितना हो गया, 10 to the power 12। हाँ, माने मिलियन हो गया 10 to the power 6, बिलियन हो गया 10 to the power 9, यानी 1000 मिलियन 1 बिलियन, 1000 बिलियन ट्रिलियन होता है, यानी 10 to the power 12, 6 9 12, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 12, ठीक है। हाँ, फुल स्टॉप, क्या लिखे, एंड साइजेस, फुल स्टॉप। Different groups of cells, different groups of cells perform a variety of functions. अब ग्रुप ऑफ सेल्स क्या हो गया, टिश्यूज, वैरायटी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। आगे लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स
मेड ऑफ more than one cell are called multicellular. Called हम लोग का बॉडी तो मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेल्यूलर, इसको हाँ अंडरलाइन कोट्स में करें, मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर एक वर्ड है कि अलग अलग है? एक ही वर्ड है। डबल कोट्स ओके, मल्टी सेल्यूलर, फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे द नंबर ऑफ सेल्स the number of cells being less or more comma does not in any way in any way comma affect the functioning of organisms, affect the functioning of organisms. फुल स्टॉप। एन ऑर्गेनिज्म, देखिए इस लाइन का मतलब हुआ कि सेल्स कम या ज़्यादा होने से उसके फंक्शंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब कोई कम सेल वाला जानवर भी सारे क्रियाकलाप कर सकता है और कोई ज़्यादा सेल वाले जानवर भी उतने ही या उससे भी कम क्रियाकलाप कर सकता है। ज़्यादा सेल्स और कम सेल्स को डिफरेंस क्या हो सकता है? बड़ी बिल्डिंग और छोटी बिल्डिंग, बस और कुछ नहीं। आकार, कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकता है। मतलब कि बॉडी का शेप साइज में रहता है क्या? हाँ, जैसे बड़ी बिल्डिंग, हाँ, वही। छोटी बिल्डिंग, बड़ा आदमी, छोटा आदमी। तो बॉडी के अब shape ऐसा size- देखिए, अब जैसे बड़ा आदमी है और एक छोटा आदमी है, तो ऐसा तो नहीं वो भी खाना खाएगा, वो भी खाना खाएगा, वो भी सोएगा, वो भी काम करेगा, वो भी उठेगा, वो भी वही काम करेगा, खाएगा पिएगा, जो काम करता है। जिसके बॉडी में ज़्यादा सेल्स होते हैं उसका बॉडी का साइज ज़्यादा होता है। साइज ज़्यादा होता है या कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। मतलब जैसे क्या- एक बड़ी बिल्डिंग में आप जाते हैं तो आपको बहुत तरह का वहाँ रूम वगैरह दिख सकता है। एक छोटी बिल्डिंग में जाएंगे तो बेसिक सिंपल आपको रूम्स दिखेंगे। ठीक है, बॉडी के साथ साथ ऑर्गन ऑर्गेन्स भी बहुत तरह के अलग अलग हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, छोटा है तो उसमें एक ही ऑर्गन सारा काम कर देगा, बड़ा है तो हो सकता है अलग अलग ऑर्गन होगा अलग अलग काम करने के लिए, ये हो सकता है। हाँ, लिखेंगे आगे फुल स्टॉप। एन ऑर्गेनिज्म with billions of cells begins life as a single cell सिंगल सेल को अंडरलाइन कर दिया।
सिंगल सेल begins मतलब स्टार्ट करना ना, starts life of a single cell. एज अ सिंगल सेल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसमें खरबों सेल भी होते हैं, वो भी अपने जीवन की शुरुआत एक ही सेल से करता है। ठीक है, एक ही सेल के रूप में जन्म लेता है और उससे बढ़ते बढ़ते बिलियंस ऑफ सेल हो जाते हैं। समझ में आई बात? हाँ तो बारीक जैसे हाँ, shape size ग्रो और करता है। हाँ, और लिखिए आगे। सिंगल सेल start हाँ नहीं, सिंगल सेल विच इज, नहीं नहीं लिख दिए ना, सिंगल सेल, सेल विच इज द फर्टिलाइज्ड एग, द फर्टिलाइज्ड एग। इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए, फर्टिलाइज्ड एग। यानी यही जो है सिंगल सेल, जिसके रूप में कोई भी जीव जन्म लेता है। किस रूप में? फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? बताया था आपको कुछ दिन पहले, जाइगोट। बताया था, जाइगोट। यही जाइगोट जो है फर्टिलाइज्ड, जब जो है मेल और फीमेल गैमीट्स बताया था मिलते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, तो जाइगोट बनता है और इससे किसी जीव की शुरुआत होती है। ये जाइगोट कुछ समय बाद एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाता है और उस एम्ब्रायो से, वो एम्ब्रायो उसका समझ सकते हैं बीज की तरह, आप कह सकते हैं एम्ब्रायो एक बीज की तरह होता है, और वो फिर ग्रो करना शुरू करता है। जैसे जैसे उसके बीज है अंकुरित होता है, वो अंकुर क्या है? शूट। ग्रो करता है, ऊपर से एक शूट निकलता है, नीचे से एक जड़ निकलता है। ऊपर से शूट सिस्टम वो बनाता चला जाता है, उसको हवा पानी सब मिट्टी मिलता रहेगा, तो वो धीरे धीरे प्लांट का शूट बना देगा, ऊपरी हिस्सा बना देगा, तना की तरह निकलता जाएगा, पत्तियाँ शाखाएँ उससे होती जाएंगी, और नीचे जो निकलेगा वो उससे जड़ बनता चला जाएगा, रूट सिस्टम। तो इस तरह प्लांट का शूट और रूट सिस्टम बन के एक प्लांट, और प्लांट से ट्री हो जाता है। उसी तरह एक जाइगोट जो एम्ब्रायो बन चुका है, एम्ब्रायो उसका सीड हो गया, एम्ब्रायो से फिर देखिए आप अंडा जो खाते हैं, अंडा को एम्ब्रायो है, वो एम्ब्रायो उसके अंदर का लिक्विड जो है एम्ब्रायो है, उसको वो हैच करती है, मुर्गी जो है या कोई भी चिड़िया जो है हैच करती है, तो धीरे धीरे उसमें सेल्स का ग्रोथ शुरू हो जाता है, आकार लेना शुरू कर देता है, फिर अंग बनने लगते हैं, और बनते बनते, और साथ ही साथ उसका फूड भी उसमें रहता है, जब तक वो अंदर रहेगा वो फूड को भी कंज्यूम करता जाता है। तो जैसे आप अंडा है, तो अंडा का जो सफ़ेद वाला पार्ट है वही एक्चुअली एम्ब्रायो होता है, और जो पीला पार्ट होता है वो उसका फूड होता है उतने दिन के लिए, फैट होता है, बहुत न्यूट्रिशस, इसलिए अंडे का पीला वाला भाग काफ़ी उसमें एनर्जी होता है। हाँ हाँ, तो वो उसके लिए फूड होता है, उसी को वो खाता जाता है, और बाहर वाला उसका पार्ट प्रोटीन होता है, ग्रो करता जाता है, और वही फिर चिड़िया की तरह चूज़ा बन के और अंडा फोड़ के बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो इसी तरह हर जानवर में होता है। तो वो एम्ब्रायो है अंडा जो है, तो उसी तरह हर जीव की शुरुआत ऐसे ही होती है, एम्ब्रायो से। जाइगोट बना, फर्टिलाइज्ड एग जो अभी आपने लिखा, ये जाइगोट, इसका एक सेल होता है, और इससे फिर एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से फिर आगे उसका फॉर्मेशन होता है चाइल्ड का, जिस भी जानवर, जिस भी एनिमल है, ऑर्गेनिज्म। हाँ, फर्टिलाइज्ड एग, फुल स्टॉप, आगे लिखेंगे। सब इंसान में भी वैसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, जाइगोट होता है, वो भी एम्ब्रायो होता है, फिर उसको जब बॉडी शेप ले लेता है तो फीटस कहते हैं उसको। चलिए आएगा, आगे बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हाँ, फर्टिलाइज्ड एग, फुल स्टॉप। द फर्टिलाइज्ड एग
द फर्टिलाइज्ड एग cell multiplies egg cell multiplies and PLIES y नहीं होता, multiplies and the number of cells increases as development proceeds. As development proceeds मतलब जैसे जैसे उसका विकास आगे होता जाता है, CEEDS प्रोसीड्स। तो देखिए अब यहाँ अंडा जो है उसमें अगर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता है तो उसका ग्रोथ नहीं होता है, वो वैसे का वैसा रह जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको खा लेते हैं, खाने में यूज़ कर लेते हैं। हाँ तो वही एक्चुअली है, अगर टेम्परेचर हाँ, अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर में रखा जाता तो वो जो है जाइगोट मल्टीप्लाई होने लगता है सेल्स, और वो धीरे धीरे एम्ब्रायो से फीटस से वो चिकन में कन्वर्ट हो जाता है, चूज़ा बन जाता है। नहीं उसको सेप आती है चिड़िया तो वैसे का वैसे रह जाता है। तो उसका एक पीरियड होता है, ये नहीं कि आप बाज़ार से अंडा लाए उसको सेया दिए, वो नहीं होगा, ठीक है। उसको चिड़िया कहिएगा सेव, इसको चूज़ा नहीं बनेगा, उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद इनएक्टिव हो जाता है वो सेल। तो अगर अंडा देने के तुरंत बाद उसको प्रॉपर टेम्परेचर में चिड़िया ने नहीं रखा तो वो सेल्स फिर जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, फिर उसमें ग्रोथ नहीं होता, वैसे ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप तवे पर रखे या बॉईल किए तो उसमें से चूज़ा निकल गया, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। आगे लिखेंगे, हाँ, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे नीचे, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अब जैसे देखिए ये सब आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इन सब से ही आपकी साइंस की समझ जानी जाएगी। आपको इंटरव्यू में पूछ देगा, अच्छा भाई क्या होता है बताइए ज़रा इसके बारे में, तो आप नहीं समझे हुए होंगे रहेंगे तो आप कुछ बता नहीं पाइएगा। रटे हुए लोग जो खाली जाते हैं रट के, क्या समझाएगा, तो आपको मानेगा अरे भाई ये रट के आ गया, इसको कुछ समझ नहीं है, क्या पढ़ा है साइंस। वहाँ बहुत तरह का आपको कुछ कुछ पूछा जाता है ताकि आपके बारे में वो समझते हैं कि हाँ ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, समझदार है कि नहीं, सर्विस में जाने लायक है कि नहीं, खाली रट लिया है छोटे क्लास के बच्चे की तरह। हाँ, ये सब समझते हुए चलना है। और अगले को भी हम आपको इतना आसानी से इस तरह से समझाते हैं कि आप किसी और को भी उसको समझा सकें आसानी से। हाँ, द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, एक ही वर्ड है, ठीक है। यूनी का मतलब होता है वन, ठीक है, सेलुलर हो गया सेल। यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर को अंडरलाइन कोट्स कर दिए। आगे लिखेंगे, एमीबा, AMOEBA, अमीबा। अब हम लोग को शुरू में बचपन में इसको दिमाग में बिठाने में समय लगता था, इसका प्रोनाउंसिएशन अमीबा होता है, स्पेलिंग होता है वो, इसे बचपन में सब चीज़ें तुरंत नहीं बैठती हैं दिमाग में। अमीबा, अमीबा, हाँ, अमीबा
कॉमा MEBA वो साइलेंट हाँ एमीबा एंड पैरामीशियम PARA तो बीमारी है and PARAMECIUM पैरामीशियम नहीं, पार्किंसन एक बीमारी होता है। पैरामीशियम तो एमीबिया एंड पैरामीशियम आर एग्जाम्पल्स। ठीक है, फुल स्टॉप। लिखिए अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म like amoeba captures and digests, कॉमा देके captures and digests food एक में है तो दूसरे में भी होगा, एक वर्ब में है, ये सब बेसिक इंग्लिश है। कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड एक में रहेगा ना, तो उस सेंटेंस में जितने वर्ब हैं सब में रहेगा। देखिए बेसिक, बहुत सिंपल ये लैंग्वेज का फंडामेंटल, समझ गए। ग्रामर इससे आपका अच्छा बच जाएगा। क्वेश्चन आएगा बना लें, एक जगह अगर कहीं भी होगा तो सभी वर्ब्स में होगा ही। हाँ, कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, कॉमा रेस्पायर्स कॉमा एक्सक्रीट्स CRETES, हाँ एक्सक्रीट्स, कॉमा ग्रोज and reproduces, grows and reproduces, full stop। सिमिलर नहीं, such functions, देखिए such functions अब जैसे देखिए यहाँ आपने देखा अमीबा में एक ही सेल का होता है और उसके द्वारा सारा काम किया जाता है, फूड को कैप्चर करना, उसको डाइजेस्ट करना, सांस लेना, एनर्जी जनरेट करना, एक्सक्रीट करना, वेस्ट को बाहर निकालना, ग्रो यानी विकास होता है, एंड रिप्रोड्यूसेस और अपनी तरह का दूसरा भी पैदा करता है। ये सारे काम कौन कर रहा है? एक ही सेल कर रहा है। उसका नेचर है सर, प्रकृति का ऐसा नहीं है। तो एक ही सेल का होते हुए भी ये सारे फंक्शन करता है। हाँ such functions in multicellular organisms are carried out by groups of specialized cells,
specialized cells forming different tissues full stop. Tissues combine हाँ combine to form organs. तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने लिखा कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे आपको बताए थे कि कुछ इस तरह का एक इरेगुलर शेप होता है। अमीबा जो है अपना शेप चेंज करता है, तो उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, इरेगुलर सा हम शेप बना देते हैं। तो ये मान लीजिए एक इस तरह से ये अमीबा है। इसका आपको बताए थे कैसे कहीं भी फूड को वो कैप्चर कर लेता है, कोई पार्ट उसका ऐसे यहाँ पर कुछ है तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसका ये निकल के आ जाएगा और इसको ऐसे अपने में बंद करके संभाल लेगा। बताए थे सब चीज़। स्यूडोपोड निकलता है ऐसे, उसको कैप्चर कर लेता है, फिर अपने अंदर ले लेगा, फिर इसको खींचेगा यहाँ ले जाएगा, वैक्यूल बोलते हैं, उसमें जाके उसको डाइजेस्ट करेगा, फिर इधर से बढ़ते जाएगा और यहाँ से बाहर निकाल देगा। तो एक अमीबा में जो सारे फंक्शंस कर रहा है एक ही सेल कर रहा है, ठीक है, एक ही सेल जो है वो सारे फंक्शन कर रहा है, फूड कैप्चर करना, डाइजेस्ट करना, रेस्पिरेशन करना, ठीक है, ग्रो करना, रिप्रोड्यूस करना, ये जो है। और कॉम्प्लेक्स यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसके लिए एक एक सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलके फिर ऑर्गन्स बनाते हैं। वो ऑर्गन्स ये काम परफॉर्म, देखिए यहाँ पर एक ही सेल ने कर लिया। हमारे में क्या है, हमारे में खाना पकड़ने के लिए हाथ है, जानवरों को चारों पैर हाथ एक ही होता है, हम लोग पैर चलने के लिए, इसको हाथ खाने पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। पकड़े कैप्चर किए मुंह में डाले, उसके लिए पूरा हाथ है, दो हाथ मुंह में डाल लिए, मुंह में उसको क्रश किया, पढ़े हैं सब, धीरे धीरे फिर वो डाइजेशन शुरू हुआ, पेट में गया। अलग अलग डाइजेशन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, पढ़ चुके हैं आप। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़े पूरा, वो उसको डाइजेस्ट, फूड को लेने के बाद डाइजेस्ट किया। फिर आपने एक सिस्टम पढ़ा कि एक्सक्रीशन, एक सिस्टम पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन, चलने फिरने के लिए हाथ पैर और बहुत तरह का अंदर करने के लिए नर्व्स होता है, आर्टरीज होता है, ये सब होता है, ठीक है। इस तरह का अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग काम हमारे में जो एक ही सेल कर रहा है, एक ही सेल जो सारे काम कर रहा है, उसके लिए हमारे अंदर क्या है, एक एक काम के लिए एक एक ऑर्गन है। चबाने के लिए एक दांत, अलग दांत भी अलग अलग तरह के दांत, उसको चबाया, फिर अंदर गया तो धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करना शुरू किया, फूड पाइप से गया, कहीं कुछ डाइजेस्ट हुआ, कहीं कुछ डाइजेस्ट हुआ, कहीं कुछ डाइजेस्ट हुआ। जब पूरा डाइजेस्ट हो गया उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद ब्लड में चला गया, बाकी जो है बाहर वेस्ट निकल गया, ब्लड में गया तो फिर उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड से ट्रांसपोर्टेशन वहाँ आ गया काम। अब पूरा आर्टरीज वेन्स आपने पढ़ा कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऐसे जाता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा, सांस लेने के लिए नोज़ है, लंग्स है, फिर हार्ट है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये सब, और ये सारे काम इसमें भी होते हैं, लेकिन एक ही सेल वो सारे काम कर देता है सिंपल तरीके से। हमारे में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जटिल हो जाता है। एक एक काम करने के लिए ऑर्गन के अंदर बहुत सारा टिश्यूज़ होता है तरह तरह का, जो आप जानते हैं, ठीक है। टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। तो सेल्स जो होते हैं
मल्टी सेलुलर सेल्स जो है कंबाइन होते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज से फिर जो है बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से फिर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर बनता है ऑर्गेनिज्म। ओके, तो दिस वाज अबाउट शेप ऑफ cells. Now we will next is number of cells. Now next topic is shape of cells. इसी का सब टॉपिक है shape of cells. अभी हमने नंबर के बारे में जाना, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। शेप ऑफ सेल्स। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अमीबा जो है वो एक इर्रेगुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी उसका कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता है, वो अपना शेप जैसे मन वैसे चेंज कर सकता है। ठीक है, हमारा बॉडी है वो क्या है, फिक्स शेप है, उसको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कुछ जो बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना शेप, जैसे आपको बताया वायरस मैंने बताया, चेंज कर लेता है अपना बॉडी का शेप, बहुत सारे बैक्टीरिया कर लेते हैं। हाँ लिखिए, वी नो that amoeba has no definite shape, has no definite shape. Full stop. It keeps changing its shape. It keeps changing its shape. Full stop. Projections coming out of its body are called pseudopod. इस एक ही वर्ड है, pseudopod, पॉड। ठीक है, ब्रैकेट में या स्यूडोपोडियम लिख लीजिए एक्चुअली, हाँ स्यूडोपोडियम सिंगुलर, पोडियम सिंगुलर में, और पोडिया कहते हैं प्लूरल में। जनरली कह देते हैं हम लोग स्यूडोपॉड, लेकिन जब संख्या की बात कर रहे हैं तो एक है तो पोडियम और कई हैं तो पोडिया। हाँ स्यूडोपॉड, फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिख लीजिए डी ओ, लेकिन एक मिनट, स्यूडो डैश करके लिखिए। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो क्या हुआ, EUDO, स्यूडो डैश फॉल्स, फॉल्स होता है इसका मतलब नकली, FALSE, फॉल्स। अच्छा, फॉल्स, हाँ नकली, दिखावे का। और पॉड मीन्स फीट, कॉमा उसी में ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉमा, पॉड डैश फीट, डी डैश, पॉड का मतलब फीट, फुट या फुट। हाँ ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो स्यूडो पोड मतलब स्यूडो हो गया नकली। हाँ हाँ चलिए, तो स्यूडो का मतलब होता है नकली, दिखावे का, ध्यान रखिएगा हमेशा। बहुत सारे वर्ड के आगे स्यूडो लोग लगा देते हैं, ठीक है, उसका मतलब होता है सिर्फ नकली, दिखावे का।
असली नहीं है नकली दिखावे का। फॉल्स। नकली अलग हो गया, दिखावे का अलग हो गया। या सिर्फ वो दिखाने के लिए, जैसे हाथी का दांत है, वो खाने के लिए दांत होता है नहीं, केवल देखने के लिए दांत होता है। तो हाँ, दांत होता ही नहीं है उसको बेचारे को। तो दांत थोड़ी ना है वो। हाँ, वो दांत होता है फिर। दांत है जो हाँ, टस जो उसका वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, टस टस। हो गया दांत। हाँ, तो उसका कितने में बिकता है मार्केट में उसका दांत? अब बहुत महंगा बिकता है, वो सब चीज़ मिलती भी नहीं है। ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। हाँ, क्योंकि लीगल है हाथी का शिकार और बेचना है सब। पहले जो कर दिया। हाँ, तो देखिए चलिए, स्यूडोपॉड, स्यूडो मतलब, स्यूडो वर्ड का मतलब हो गया नकली, फॉल्स, नॉट ओरिजिनल। और पॉड मीन्स लिम्स, लेग्स। तो इसका शरीर का कोई ऐसे हिस्सा कहीं निकला हुआ है, ठीक है, या वो उसको आगे निकाल देता है इस तरह से पकड़ने के लिए, तो लगता है, या चलने के लिए भी वो क्या करता है कि वैसे अपना मूव करने के लिए भी उसको यूज़ करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका पैर होता है, वो उसका बॉडी ही होता है, उसको आगे वैसे निकाल देता है। हाँ, हाँ। तो या कैप्चर करने के लिए दोनों तरफ से दो हाथ की तरह का निकल जाएगा, उसको ऐसे पकड़ लिया, फिर अपने अंदर संभाल लेगा। समझ गए? हाँ, तो स्यूडोपॉड ये सब, ना हाथ होता है ना पैर होता है, स्यूडोपॉड का इसलिए लिखा दिया, पूछा जा सकता है आपको। स्यूडोपॉड का मतलब ही ना हाथ ना पैर। नकली हाथ, नकली पैर। नकली हाथ है, तो मतलब तो बॉडी को ही ना, स्किन को ही मोड़ के खा लेता है। ठीक है, फुल स्टॉप। ये तो 99% लड़का लोग नहीं जानता होगा स्यूडोपॉड का मतलब। लिखिए, these projections प्रोजेक्शंस, यानी ये जो निकले हुए हिस्से होते हैं, appear and disappear, निकला हुआ भाग, हिस्सा। appear and disappear मतलब बनते हैं और फिर ख़त्म भी हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। appear and disappear as amoeba moves or feeds, तो जब ये चलता है तो ये पैर जैसे निकल जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, या जब खाना खाने के लिए हाथ की तरह निकालता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए, फिर बॉडी ही होता है, तो उसका बॉडी को वैसे वो कर लेता है शेप, तो उसको हम स्यूडोपॉड इसलिए कहते हैं। ठीक है, नाउ आगे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, उसी में नीचे लिखेंगे, अ वाइट ब्लड सेल। देखिए अभी पूछा गया था टीचर वाले एग्जाम में, आपको बताए थे, क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन इम्यूनिटी। WBC तो कॉमन थी। हाँ, तो WBC नहीं लिखा था ना, वहाँ आपको क्या क्या ऑप्शन था, लिम्फोसाइट, RBC, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो एक्चुअली WBC नहीं दिया था, WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट, तो नन ऑफ दीज था ऑप्शन उसमें। ठीक है, कुछ लोग जो है वो क्या किए कॉमन सेंस में गलती, जैसे सुने हुए बात है कि पढ़िएगा और पढ़िएगा नहीं और खाली सुनिएगा तो यही सब होगा, तो मतलब वो लोग सुने हुए थे कि भाई डेंगू वगैरह कई बीमारियां होती हैं तो प्लेटलेट कम हो जाता है, होता है, तो उनको लगा कि प्लेटलेट कम हो जाना मतलब प्लेटलेट ही घट रहा है, नहीं वही है इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को प्लेटलेट मार दी।
ठीक है, तो मतलब दिमाग में आया, वो कहे कि दिमाग में आया सर कि जो है क्योंकि कोई बीमारी होता है तो प्लेटलेट घट जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे बड़े चिंता का बात है, प्लेटलेट है ना बहुत, अभी जब डेंगू फेंगू ये सब हुआ था या बीमारियां, कोरोना, कई सारी बीमारियां ये सब हुई थी, तो प्लेटलेट बहुत कम हो जा रहा है, तो लोग को लगा सर प्लेटलेट तो वही है, कह रहे भाई ऐसे थोड़े एग्ज़ाम पास होता है सुने सुनाई बातों से। अ वाइट ब्लड सेल, याद आ गया, ब्रैकेट में WBC, WBC लिखा रहता, देखिए क्वेश्चन, देखिए समझिए विषय, क्वेश्चन सीधा नहीं था, अगर क्वेश्चन में WBC दे देता तो हो सकता है कि बहुत बच्चे उसको मार देते, सही कर देते, लेकिन WBC ऑप्शन में था ही नहीं, और ऑप्शन में क्या था, अच्छा पढ़े लिखे बच्चों के लिए भी क्या फंसाया था उन्होंने कि ल्यूकोसाइट की जगह लिम्फोसाइट दे दिया था, तो ज़्यादातर बच्चे WBC जानते हैं, कुछ बच्चे जानते हैं कि ल्यूकोसाइट, तो उनको याद है कि साइट कुछ होता है, तो वहाँ दे दिया लिम्फोसाइट, अब वो उसको मार दिए लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट तो नहीं होता है, वो ल्यूकोसाइट होता है। तो उसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज था, नन ऑफ अबव। अब बच्चे सोच नहीं पाते हैं, हाँ बच्चे ये नहीं सोच पाते हैं कि भाई नन भी हो सकता है, क्योंकि कोई तो होगा ही, तो कोई RBC मार दिया, बहुत सारे बच्चे RBC मार दिए, देखते हैं कि भाई RBC काउंट देखा जाता है जब ब्लड टेस्ट होता है, यही होगा, कुछ दिमाग लगाए प्लेटलेट मार दिए, और कुछ पढ़े लिखे लेकिन भूले हुए थे तो वो लिम्फोसाइट मार दिए। बहुत रेयर बच्चे हैं, जब हमने बताया आंसर ये, तो बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब नन ऑफ दिस होगा, बोले सर नन होगा, नन ही होगा, क्योंकि होता ही नहीं। ऐसे ही एक इंग्लिश का सवाल था, इंग्लिश लैंग्वेज का भी टेस्ट हुआ ना, इंग्लिश का क्वेश्चन था जिसमें ए एंड द ये लगाने थे आर्टिकल्स, तो उसमें एक था कि इंडियंस आर डैश, और इंडियंस के पहले ब्लैंक दिया हुआ था, समझ गए, 2-3 क्वेश्चन के बाद था, तो पहले वाले में उससे पहले ए या एन कहीं लगना था, यहाँ सोचे कि क्या है तो द लगा दिए थे लोग। तो हमने कहा कि कभी भी जो नाम होते हैं उनके आगे द नहीं लगता है, प्रॉपर नाउन जो होते हैं, इंडियंस प्रॉपर नाउन में आता है, इंडियंस के आगे कुछ नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं उन लोग को विश्वास हो रहा था, जब आंसर दे दिया BPSC कि हाँ ब्लैंक कुछ नहीं होगा, ठीक है, हाँ नन ऑफ दिस। तो बहुत अभी सीधे सवाल कहीं नहीं कर रही है BPSC, भले टीचर का एग्ज़ाम है उसमें भी आपका 5 ऑप्शन और बड़ा मिलाया हुआ था, हाँ घुमाया हुआ रहेगा, तो बच्चों से बनता नहीं है, समझे नहीं, क्योंकि रटे हुए जो रहेंगे उनसे तो डेफिनेट नहीं बनेगा, जो रटे हुए रहेंगे वो तो डेफिनेट गलत करेंगे, नहीं पास होंगे, ख़त्म हो गया उनका समय, आज से 5 साल पहले उनका समय चला गया रटने वाला, अब PT भी पास नहीं करे। तो ऐसे सवाल पूछ रहा है, और अभी के सवाल है वो आपको पढ़ा हुआ होते हुए भी अच्छे से समझ होना चाहिए, तब बना पाइएगा, खाली पढ़े होने से भी नहीं होगा, उसको अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो इसलिए एकदम सजग हो जाइए, अच्छे से हर चीज़ समझते हो चलिए। हाँ, अ वाइट ब्लड सेल ब्रैकेट WBC इन ह्यूमन ब्लड ल्यूकोसाइट, अभी छोड़ दीजिए, हम बताएंगे आगे, आएगा आगे, आएगा आगे आगे आएगा। सेल इन ह्यूमन ब्लड, in human blood is also example of a single cell, ये भी एक सेल होता है, वाइट ब्लड सेल, सिंगल सेल, हाँ, which can अभी रुला देगा बिहार के बच्चों को,
इतना करने जा रहा है। हाँ, सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। अब ये पूछ देगा, दे देगा कि दीज सेल्स कैन चेंज इट्स शेप, अमीबा, डब्ल्यू ऑप्शन दे देगा WBC ये, तो WBC भी अपना शेप चेंज कर सकता है। चेंज इट्स, विच कैन दो बार लिख लिए, चेंज इट्स शेप, ठीक है, फुल स्टॉप। लिखिए, फुल स्टॉप। द डिफरेंट शेप्स, the different shapes of cells are related to the different functions different functions done by them. ठीक है। देखिए, cells are round, spherical, SPH, spherical और elongated, elongated, ONG, ATED, TED, elongated, खिंचा हुआ लंबा, elongated, full stop। Sometimes cells are quite long, and branched, like the nerve cell, the nerve, NERVE cell, और न्यूरॉन, इसको न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन, NEURON, फुल स्टॉप। न्यूरॉन अंडरलाइन कोट्स, और नर्व सेल। तो न्यूरॉन क्या हुआ, नर्व सेल, ठीक है, न्यूरॉन। तो जो ब्रेन से हमारा सेल्स जाता है, नर्व सेल्स अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक, यानी हमारा यहाँ तक आता है बेसिकली, ये बैकबोन तक, स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से फिर अलग अलग फिर जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से ना ऊपर स्टार्ट पूरा नीचे तक लास्ट, उसी को न्यूरॉन नर्व सेल
नर्व सेल और न्यूरॉन। तो ये लंबे होते हैं, सबसे बड़े सेल यही होते हैं ह्यूमन बॉडी में। long and sometimes cells are quite long and branch like nerve. ब्रांच, उसमें ब्रांचेज होते हैं। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। आगे लिखेंगे, द नर्व सेल receives and transfers messages thus, नहीं हाँ चलिए उसी में था, कॉमा, thus helping to control and coordinate the working of different parts of body. Working of different parts of the body. Of the body. ठीक है, तो देखिए नर्व सेल्स क्या करते हैं कि अलग अलग अंगों से जो हमारे मैसेज आते हैं उन मैसेज को रिसीव करता है और ट्रांसफ़र आगे बढ़ाता है, और वो हमारे नर्व सेल से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है। हाँ, तो उसी से हम क्या, तो उससे क्या होता है, हमें पता चलता है, जैसे कहीं यहाँ मच्छर काट रहा है तो हमें वहाँ से मैसेज आता है कि भाई यहाँ दर्द हो रहा है, मच्छर काट रहा है, तो हमारे ब्रेन तक आया, ब्रेन ने फिर ऑर्डर दिया, हाथ को ऑर्डर दिया कि भाई जाओ उसको मार दो, तो हमारा हाथ उसको हटाता है या मार देता है। तो ये बॉडी से अलग अलग हिस्सों से मैसेज आता है, जाता है, तो इस तरह से क्या करता है, बॉडी को कंट्रोल करने में, और हाँ ये पीछे रीढ़ से ऊपर ब्रेन तक पहुंचता है, और रीढ़ में हमारे सब, हाँ नर्व सेल्स के थ्रू, ये नर्व सेल्स हैं जिनको, तो न्यूरॉन्स जो हैं यही मैसेज को इलेक्ट्रिक सिग्नल की तरह कैरी करते हैं, और हर अंग से जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आता है। तो इस तरह से नर्व सेल्स हमारे बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना, कि भाई पैर चल रहा है तो एक साथ चल रहा है, नहीं कि एक पैर चल रहा है दूसरा नहीं तो गिर जाएगा आदमी। एक हाथ कुछ कर रहा है दूसरा हाथ कुछ करेगा तो क्या होगा, आदमी का कुछ होने लगेगा, एक आंख इधर देख रहा है दूसरा आंख उधर देख रहा है, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन, देखते हैं अपने आप, एक तरफ देखें तो एक आंख मुड़ी दूसरी आंख भी मुड़ गई, ऐसा तो नहीं हुआ है कि एक आंख मुड़ गया दूसरा आंख वहीं ताक रहा है कुछ और। ठीक है, एक पैर चल रहा है दूसरा पैर नहीं चल रहा है तो क्या होगा, गिर पड़ेंगे उछल के। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम बॉडी में किससे होता है, नर्व सेल्स के थ्रू, तालमेल बनाए। ठीक है, आगे लिखेंगे, components of cell are enclosed
in a membrane, in a membrane, RANE, membrane, full stop. This membrane, झिल्ली, membrane समझ, झिल्ली, this membrane, झिल्ली मतलब क्या था? परत नहीं ना? कोई पतला लचीला परत, परत ही है हाँ। झिल्ली। जैसे फ्रॉक के पैर में जो कहीं भी कोई भी बलून की तरह का स्किन पतला हो सकता है कहीं भी, उसको membrane, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स shape to the cells, shape to the cells of plants and animals, to the cells of cells to the cells of plants and animals, animals. full stop। ठीक है, तो देखिए ये जो हम कहाँ गए, सेल का डायग्राम बनाते हैं, कोई भी ऐसे अगर एक रफली सेल का डायग्राम बनाते हैं तो ये जो बाहरी परत होता है इसी को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, द आउटर कवरिंग। ये बाहर का जो हाँ, इसी के अंदर में कई सारे कुछ कुछ पार्ट होते हैं अलग अलग शेप के, अलग कुछ भी जो भी है, ठीक है, जो भी कुछ है, तो दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली सेल को शेप कौन देता है, यही देता है, जिस आकार में सेल मेम्ब्रेन होगा वैसा ही, ठीक है, यही सेल को शेप देता है। क्या लिखे, शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फुल स्टॉप। हाँ, आगे लिखेंगे सेल वॉल, सेल वॉल अंडरलाइन करेंगे इसको, सेल वॉल, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सेल वॉल is an additional covering over the cell membrane in plant cells, full stop. It gives shape, it gives shape and rigidity to these cells, टेढ़ा भाग जाते to these cells, full stop. Bacteria also have cell wall. अब देखिए इसमें यहाँ याद रखने वाली बात है, जो हमने बनाया सेल, सेल का जो कवरिंग बनाया सेल मेम्ब्रेन, प्लांट्स में क्या होता है कि इसके ऊपर एक और लेयर होता है एडिशनल प्रोटेक्शन के लिए, समझ गए। हाँ, प्लांट्स में जो है एडिशनल एक और उस पर लेयर होता है हाँ, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए।
प्लांट्स में होता है, और एक आपको लिखा है कि बैक्टीरिया में भी होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में अगर आपको सीधा पूछा जाएगा प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। एनिमल सेल में हाँ, प्लांट्स हैव सेल वॉल, सेल वॉल, but animals don't. Don't. Have cell wall. Double cell protected. Membranes, double cell protected membrane. Double cell wall protected membranes. Cell wall. ठीक है, Bacteria also have cell wall. इसको भी हाँ। bacteria also have cell wall. ठीक है, तो सीधा ये फर्क है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है बाहर, एनिमल सेल में नहीं होता है। डबल कोटिंग है। हाँ, डबल कोटिंग, डबल और कोटिंग बैक्टीरिया में भी होता है। नहीं, और किसी में नहीं। बैक्टीरिया में होता है खाली एक जो है, बैक्टीरिया आपसे नहीं पूछेगा, आपसे खाली पूछेगा, हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी आपसे जो पूछेगा, जो आपको मेन ध्यान रखना है कि प्लांट्स और एनिमल्स में यही फर्क होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, और ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, एक एडिशनल कवरिंग होता है, कोटिंग होता है। ठीक है, एक और सब टॉपिक लिख लीजिए, फिर आज छोड़ देंगे। साइज ऑफ सेल्स। बच्चे का जो है ना 5 मिनट भर को 6 बजे तक उसको निकल चल जाता है, टाइम और घट गया है, मतलब पहले ही होने लगा है, और पहले जाना पड़ता है उसको छोड़ने के लिए स्कूल में। कब सुबह में कब जाना पड़ता है? 6:30 बजे तक उसको छोड़ देते हैं। अच्छा, 7 को 7:20 तक यहाँ पे पहुँच। ओ टाइम अर्ली हो गया है। हाँ, उसमें अच्छा, आजकल 2-3 दिन से आ रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा ठीक, सेल वॉल, सेल वॉल हो गया। हाँ हो गया, बस खत्म। नेक्स्ट इसमें सब टॉपिक लिख लीजिए, साइज ऑफ सेल्स। साइज ऑफ सेल्स, हाँ लिखिए। ठीक है, तो हम लोग ने शेप का बारे में समझ लिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज साइज ऑफ सेल्स। देखिए, साइज ऑफ सेल्स may be as small as a as a millionth, millionth, millionth यानी हिस्सा, मिलियन हिस्सा, मिलियनवा हिस्सा,
जैसे कहते हैं 100वां हिस्सा 100th, 10वां हिस्सा 10th, तो मिलियनवां हिस्सा, ठीक है, मिलियंथ, यस सर, यानी एक का 1 मिलियन हिस्सा कर दीजिए, मिलियन, 1 मिलियंथ ऑफ अ मीटर, एक मीटर का मिलियन हिस्सा कर दीजिए, ब्रैकेट में इसको कहते हैं माइक्रोमीटर। जैसे गया ना मिली सेंटी डेसी, पढ़े ये सब, तो घटते गया, हाँ घटने में अगर कह रहे हैं तो डेसी सेंटी मिली, उसके बाद क्या आता है फिर डेका हेक्टो किलो, नहीं उल्टा, घट रहे हैं मिली सेंटी डेसी मीटर, मीटर से घटा तो 10वां हिस्सा हुआ डेसी, हाँ 100वां हिस्सा हुआ तो सेंटी, हाँ, 1000वां हिस्सा हुआ तो मिली, उसके बाद फिर सीधे 10⁻⁻6 यानी मिलियंथ हिस्सा होता है तो उसको क्या कहते हैं माइक्रो, नैनो, पीको। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ याद है, फिजिक्स में हम हाँ, तो माइक्रोमीटर लिखे मतलब 10⁻⁻6 मीटर, या उसको माइक्रोन भी कहते हैं, 10⁻⁻6 -6 मीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर और माइक्रोन, माइक्रोमीटर, और इसी को माइक्रोन कह देते हैं शॉर्ट में, MICRON, माइक्रोन, ब्रैकेट क्लोज। तो सेल जो है अगर छोटे की बात कहें तो वो 1 मीटर का मिलियनवां हिस्सा भी हो सकता है, यानी 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन, ठीक है, और मे बी एज लार्ज, बड़े से बड़े की बात करें, मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर्स, तो सेंटीमीटर्स में भी हो सकता है। फुल स्टॉप। द स्मॉलेस्ट सेल is 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, म्यू सिंबल होता है उसका, ऐसे लिख सकते हैं, यू में ऐसे लगा दीजिए, माइक्रो का सिंबल ये होता है। यू की इधर डंडी लगा दीजिए, हाँ, माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, सबसे छोटे सेल बैक्टीरिया में होते हैं, इस दुनिया का सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया में होता है, हाँ, और बैक्टीरिया में सेल वॉल भी होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, बैक्टीरिया में सेल दोनों होते हैं, डबल वॉल प्रोटेक्टर होता है। लिख, माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया, फुल स्टॉप। तो सबसे छोटा सेल जो है वो लगभग कितना साइज का होता है, 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, और किस में होता है, बैक्टीरिया में होता है, फुल स्टॉप। द लार्जेस्ट सेल, अब लिखिए, इस दुनिया का सबसे छोटा सेल बैक्टीरिया में होता है, सबसे छोटा। द लार्जेस्ट सेल measuring measuring 17 centimeter by into 13 centimeter, 13 सेंटीमीटर, यानी 17 लंबा 13 चौड़ा होता है, चौड़ा हो गया, हाँ, 13 सेंटीमीटर width, is 70, हाँ लेंथ हो गया या हाइट हो गया जो कहिए,
यानी कितना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, इतना बड़ा और इतना चौड़ा। हाँ, ये हो गया अंडा ऑस्ट्रिच। हाँ, इज हाँ इज नहीं, बड़ा वाले का साइज है, छोटे होते हैं इससे। इज is the egg of an ostrich, is the egg of an ostrich। ठीक है, तो सबसे छोटा सेल किस में होता है, बैक्टीरिया में। सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप। इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शन नेक्स्ट क्लास में लेंगे और उसमें ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। छोटा नहीं है, छोटा करके आपको करा रहे हैं आपके रिक्वेस्ट पर, छोटा नहीं है। लेकिन आपने कहा कि सर अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जल्दी करा दीजिए,